आज हम इकोनॉमिक्स के अध्याय क्लास 3 को शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग। कल हमने पढ़ा था बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, जिसमें कि चीन, भारत सब खुली अर्थव्यवस्था के एक उदाहरण है। आज पढ़ते हैं आयात और निर्यात। खुली अर्थव्यवस्था में जो आयात और निर्यात आया हुआ था वो क्या होता है? आयात जब देश के घरेलू सीमा के बाहर विदेशों से कोई वस्तु देश में मंगाई जाती है तो उसे आयात कहा जाता है। और मतलब घरेलू सीमा मतलब जैसे अगर अब भारत है, भारत की घरेलू सीमा का मतलब जो भारत का जहाँ तक का नक्शा है उतना ही, और उसमें कहीं बाहर से कोई सामान आया तो उसको आयात कहा जाएगा। अब निर्यात, जब कोई वस्तु देश की भौगोलिक सीमा के बाहर विदेशों से बिक्री की जाती है तो उसे निर्यात, विदेशों में बिक्री की जाती है मतलब अपने भारत में कुछ बना कोई दूसरे देश में भेज दिया गया बेचने के लिए, वो हो गया निर्यात। अर्थव्यवस्था में वास्तविक एवं वित्तीय क्षेत्र, अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्रक होते हैं, वास्तविक और वित्तीय क्षेत्र। किसी अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र वह होता है जहां होने वाले आर्थिक क्रियाकलाप प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन और जीडीपी को प्रभावित करते हैं, जैसे किसान द्वारा धान का उत्पादन, गन्ने से चीनी का उत्पादन, गेहूं से ब्रेड का उत्पादन। इसका मतलब ये हुआ प्रत्यक्ष तौर पे, जैसे किसान अगर खेती कर रहा है तो प्रत्यक्ष तौर पे काम कर रहा है, दिख रहा है काम कर रहा है, उस पर उत्पादन होता है, इससे दिखता है कि भारत में उत्पादन बढ़े, जिस वजह से जीडीपी में डायरेक्ट इसका योगदान होता है। वही दूसरा देखिए वित्तीय क्षेत्र, वह क्षेत्र होता है जो मुख्य रूप से बैंकिंग, बीमा, शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड इत्यादि से संबंधित होता है। यह उत्पादन या जीडीपी में परोक्ष रूप से योगदान देगा। जैसे आप अगर बैंक में पैसा जमा किए, अगर आप उसको नहीं निकालिए वो जीडीपी में योगदान नहीं देगा उसका, जब तक आप उसको निकाल के कुछ उसका उपभोग नहीं करते हैं तो वो रखा रहेगा। लेकिन अगर बैंक में रखा हुआ तो वो किसी ना किसी तरह से परोक्ष रूप से, जैसे कि अगर परोक्ष रूप का ये मतलब है जैसे बीमा, अगर आप बीमा बनाए 5 साल का हो, जैसे होता है कोई बीमा, 5 साल के बाद आपको पैसा मिला, आप उसको पक्का है कि उसका उपभोग कीजिएगा, इन्वेस्ट कीजिएगा कहीं ना कहीं, वो परोक्ष रूप से, डायरेक्ट तो नहीं हुआ क्योंकि बीमा को डायरेक्ट मानने से बीमा तक जमा हुआ तो वो जीडीपी में उसका कोई योगदान नहीं होता है। ये हुआ वित्तीय क्षेत्र। बचत, निवेश और पूंजी निर्माण, इसमें जानते हैं बचत आय का वह भाग होता है जिसे भविष्य में खर्च करने के लिए बचाया जाता है। जैसे कि आपके पास 100 रुपया है, इसमें से 40 रुपया आप खर्च किए और 60 रुपया बचाए, तो भविष्य के लिए बचाए, अगला साल हो सकता है, अगला मंथ आप यूज करने अलग बात है, अगला साल भी यूज कर सकते हैं। ऐसा बचत बराबर होता है आय माइनस उपभोग खर्च, मतलब जितना अगर आप 100 रुपया कमाए और जितना आप खर्च किए उपभोग खर्च, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 40 रुपया हो गया उपभोग खर्च और आय हो गया आपका 100 रुपया, तो बचत बराबर हो गया 60 बराबर। ठीक। अर्थव्यवस्था में बचत दो प्रकार से होती है, एक भौतिक बचत और दूसरा होता है एक वित्तीय बचत होता है। हाँ, वित्तीय बचत। भौतिक बचत, जब बचत को मुख्य रूप से नगद में, सोने के रूप में या जमीन के रूप में रखा जाता है तो वो होता है भौतिक बचत। इसे ही भौतिक बचत कहा जाता है। जैसे बैंक हुआ, शेयर हुआ, बीमा हुआ, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड इत्यादि के रूप में रखा जाता है। ये बचत वित्तीय बचत होते हैं जो ये रखा जाता है। भौतिक बचत अर्थव्यवस्था में समृद्धि दर को बढ़ाने में प्रत्यक्ष योगदान नहीं दे पाता है। यह अर्थव्यवस्था में काले धन का सृजन करता है। काले धन वह धन होते हैं जिस पर सरकार को कर नहीं चुकाया जाता है। काला धन अधिकांशतः उपभोग खर्च होता है। देखिए, ये जो भौतिक बचत हो, जैसे सोना हो गया, आप सोना खरीद लिए, कहीं पे रख दिए, उसके लिए सरकार के पास तो उसका डाटा नहीं होता है ना कि आपके पास कितना सोना है। सरकार सबको जाके पता थोड़ी करते रहेगी इसके पास कितना है। जैसे जमीन का रियल दाम होता है, जैसे मान लिया जाए कि कोई जमीन होता है, उसका सरकारी दाम होता है 1 लाख रुपया, लेकिन जो आदमी उसको बेचा वो लेता है उससे मतलब 5-10 लाख रुपए में बेचता है, लेकिन सरकारी मूल्य के अनुसार 1 लाख, तो सरकार को तो उस हिसाब से 1 ही लाख का टैक्स मिलता है, बाद बाकी का तो नहीं मिलता। वो जो बाद बाकी मनी है वो ब्लैक मनी हो जाता है। ये भौतिक बचत में ज़्यादातर ब्लैक मनी होने की संभावना होती है, काला धन, जिसमें कि जो ब्लैक मनी वो टैक्स नहीं दिया जाएगा उसके लिए। आप
अब आगे बढ़ते हैं। वित्तीय बचत जो होता है अर्थव्यवस्था में समृद्धि दर को बढ़ाता है। जैसे वित्तीय बचत, जैसे आप जो यहाँ देख रहे हैं बैंक, शेयर, बीमा, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, इसका डाटा सरकार के पास बरोबर होता है। सरकार के पास पता है कि ये खर्च कहाँ होगा। जैसे इसको निकाले, इससे टैक्स ले चुका होते हैं सरकार। जैसे म्यूचुअल फंड आप निकलवाइएगा, सरकार पहले से टैक्स लेगी। इसमें देखिए होता क्या है, अगर आय आप 100 रुपया आए हैं, 40 रुपया खर्च किए, 60 रुपया बचत किए, 60 रुपया बचत को बैंक में डाले, बैंक आपको ब्याज देगी। और बैंक आपको तो ब्याज देगी, लेकिन उसको लोन और ब्याज, उसको लोन देगी कंपनी को बैंक, और कंपनी उसका मशीन करे खरीदेगा, फिर मशीन से उत्पादकता क्षेत्र बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा। ये जो दिख रहे हैं, मत मशीन खरीदेगा तो उत्पादन तो बढ़ेगा ही। फिर जीडीपी बढ़ेगा, जिससे समृद्धि दर बढ़ेगा, और समृद्धि दर बढ़ेगा, जैसे समृद्धि दर बढ़ेगा तो मतलब बचत बढ़ेगा। लेकिन ये बचत वित्तीय बचत होना चाहिए, तब समृद्धि दर बढ़ेगा। अगर ये भौतिक बचत होगा तो इसमें सरकार को टैक्स नहीं मिलता है, वो काला धन में बदल जाता है। इस प्रकार वित्तीय बचत भौतिक बचत की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है। वर्तमान में भारत में लगभग 2/3 बचत भौतिक बचत है के रूप में है, जबकि मात्र 1/3 बचत वित्तीय बचत के रूप में है। किसान किसान किसी भी अर्थव्यवस्था में बचत 3 प्रकार के होते हैं: पारिवारिक बचत, सरकारी बचत और निजी कंपनी द्वारा किया गया बचत। सकल बचत बराबर होता है पारिवारिक बचत। ये फार्मूला याद रखेगी, ये जो फार्मूला है इसको याद रखिएगा, आगे काम आएगा। आगे क्या हमेशा काम आएगा। सकल बचत बराबर होता है परिवार बचत प्लस सरकारी बचत प्लस निजी कंपनी द्वारा बचत। भारत के सकल बचत में सबसे अधिक योगदान परिवार बचत का होता है। परिवार बचत का होता जरूर, जिसमें कि ज़्यादातर भौतिक बचत होता है, जो लगभग 60% है, जबकि सबसे कम सरकारी बचत का योगदान है, जो लगभग 10 से 15% तथा निजी कंपनी द्वारा बचत 20 से 25% होता है। ये जो होता है 60% ये दिख रहे हैं, इसमें ज़्यादातर बचत जो होता है ना भौतिक बचत होता है, जो जीडीपी में उसका कोई योगदान नहीं होता, समृद्धि दर में कोई योगदान नहीं होता है। जो आजकल देख रहे हैं कि नेता लोग पकड़ा रहा है, वो सब ब्लैक मनी होता है, वही होता है भौतिक बचत। सकल बचत दर को हमेशा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे सकल बचत बराबर जितना सकल बचत हुआ बट्टे जीडीपी इंटू 100, ऐसा। वर्तमान में भारत का सकल बचत दर लगभग जीडीपी का 30% है। मतलब नीचे जीडीपी दे दीजिएगा, उधर में सकल बचत मान लीजिए, एग्जाम्पल बता रहे हैं। एक मिनट। जैसे हमारे पास बचत हो रहा है 10 रुपया, जीडीपी है 100 रुपया का, तो क्या करेंगे 10/100 इंटू 100, ये 0 कट गया, बचा 10%। ठीक, तो ये हो गया सकल बचत, 10% बचत हुआ। अब पढ़ते निवेश बारे में। निवेश वह उत्पादक खर्च होता है जो अर्थव्यवस्था में संपत्ति का निर्माण करता है। खर्च 2 प्रकार के होते हैं: उपभोग खर्च जो संपत्ति निर्माण नहीं करता है, उत्पादन खर्च जो संपत्ति का निर्माण करता है। हाँ, उदाहरण माना 10 रुपया को किसी खाद्य वस्तु पर खर्च किया जाए तो वह उपभोग खर्च होगा, जबकि 10 रुपया द्वारा खरीदा गया कलम उत्पादक खर्च होगा, जिसे निवेश कहा जाता है। ऐसा देखिए एग्जाम्पल, ये 10 रुपये का कलम बस सोच रहे हैं कि अभी तो उपभोग ही हुआ, उपभोग नहीं हुआ ना। अगर आप 10 रुपया का पेन लिए, उसका आप यूज कीजिएगा ना, ऐसा तो है नहीं कि लिए खा गए उसको। तो जो चीज़ आप उपभोग कर लिए वो हो गया उपभोग खर्च। लेकिन जिस चीज़ का यूज कर रहे हैं, जैसे आप पानी का बोतल भी अगर ले रहे हैं, उसको पी रहे हैं, तो बोतल फिर दोबारा यूज कर रहे हैं पानी पीने के लिए, तो वो उपभोग खर्च नहीं होगा, वो हो जाएगा उत्पादक खर्च। क्योंकि आप इस वजह से वो जो पानी का बोतल लिए फिर वही चीज़ का यूज करते, तो आपके लिए तो वो उत्पादक खर्च हो गया ना, क्योंकि आप उसका यूज कर रहे हैं आगे तक। वही पेन में है, पेन भी खत्म नहीं होगा, वो यूज कीजिएगा आप, खा नहीं जाइएगा उसको। निवेश के प्रकार। निवेश जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं: सार्वजनिक निवेश और निजी निवेश। सार्वजनिक निवेश में जो होता है सरकार, मतलब केंद्र और सरकार दोनों, जिसमें कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट, उसका इंग्लिश है घरेलू। ये घरेलू का यहाँ मतलब ये हो, जबकि यहाँ भी कहीं ये घरेलू निवेश है, यहाँ भी घरेलू। ये घरेलू का मतलब देश के अंदर किया गया रहा है, इसलिए इसको घरेलू कहा जाता है। सरकार के लिए देश जो है घरेलू सीमा हुआ ना, ये सरकार के परिप्रेक्ष्य में बोला जा रहा है, आपके परिप्रेक्ष्य में नहीं। आपके परिप्रेक्ष्य में ये हुआ घरेलू निवेश, ये वाला घरेलू निवेश।
जिसमें कि परिवार है, निजी कंपनी है। परिवार और निजी कंपनी अपने परिप्रेक्ष्य में जो खर्च करती है वो घरेलू निवेश में आएगी। ये हो गया विदेशी निवेश, एफडीआई और एफपीआई। सब्सिडी को सार्वजनिक निवेश नहीं कहते हैं। सब्सिडी को सार्वजनिक निवेश इसलिए नहीं कहते क्योंकि सब्सिडी देने से पूंजी का सृजन नहीं होता है, इसलिए सब्सिडी को सार्वजनिक निवेश नहीं माना जाएगा। निवेश उसी को माना जाता है जिससे कि पूंजी का सृजन हो। अब देखते हैं, एफडीआई का फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसका आगे डिटेल्स है। निवेश दो प्रकार का होता है, सार्वजनिक निवेश और निजी निवेश। सार्वजनिक निवेश वह होता है जो सरकार द्वारा किया जाता है, केंद्र या राज्य दोनों के। सार्वजनिक निवेश को घरेलू निवेश में शामिल करते हैं। सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में संपत्ति के निर्माण पर किया गया सार्वजनिक निवेश माना जाता है। संपत्ति पे, क्योंकि यह उत्पादक खर्च होता है, जैसे आधारभूत संरचना के निर्माण पर सार्वजनिक सामाजिक पूंजी, विकास, अस्पताल, विद्यालय, इससे ये हुआ, इससे क्या कहते हैं, पूंजी का निर्माण होता है। जैसे अस्पताल खोलते एक तरह से पूंजी हुआ ना सरकार का, कि अब उसमें जनता लोग जाएंगे, अपना इलाज करवाएंगे। विद्यालय जिसमें विद्यार्थी पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, ज्ञान वाली पूंजी प्राप्त होगी सरकार को, मतलब देश को, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे तो ज्ञान भी एक पूंजी होता है। निर्माण पर खर्च, शीत भंडार गृह के निर्माण पर खर्च, साख समिति, कंप्यूटरी जैसे ये ब्लॉक में कंप्यूटर लग गया तो क्या होता है कि जो व्यक्ति अकेले 4 आदमी मिलके एक ऑफिस चलता था, उसमें एक आदमी बैठा है कंप्यूटर पे, एकदम धड़ाधड़ काम हो रहा है। सार्वजनिक निवेश कहते हैं इस सबको। सार्वजनिक निवेश सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी, एमएसपी, कल एमएसपी का फुल फॉर्म भूल गए थे, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। इसका होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उर्वरक सब्सिडी, कृषि ऋण माफी इत्यादि को सार्वजनिक निवेश नहीं कहा जाता है, क्योंकि इसमें पूंजी का सृजन नहीं होता है ना, इसीलिए। क्योंकि सब्सिडी हमेशा गैर उत्पादक खर्च होता है। अब पढ़ते हैं, निजी निवेश में घरेलू निवेश और विदेशी निवेश दोनों को शामिल किया जाता है। घरेलू निवेश ये आपके परिप्रेक्ष्य में नहीं है, सरकार के परिप्रेक्ष्य में भी हो सकता है। ये एफडीआई जो होता है ये विदेशी निवेश हुआ ना एक तरह से, इसमें घरेलू निवेश तो होता है ना, क्योंकि जनता भी कर सकती है, इसलिए इसको घरेलू निवेश भी है। घरेलू निवेश निजी निवेश में परिवार और निजी कंपनी के निवेश को शामिल करते हैं, वही जो हम बता रहे हैं कि एफपीआई एफडीआई पे तो हम ही लोग नहीं यूज करते हैं, परिवार वाला ही ना, तो इसलिए इसको विदेशी निवेश में भी डाला जाता है। वहीं विदेशी निवेश में एफपीआई और एफडीआई को शामिल किया जाता है जो देश के घरेलू सीमा के बाहर से प्राप्त होता है। एफडीआई जो एफपीआई है विदेशी होता है। फिर से पढ़ते हैं इसको, टॉपिक समझ नहीं पाए। निजी निवेश जो होता है उसमें घरेलू और विदेशी निवेश दोनों को शामिल किया जाता है। मतलब जो यहाँ निजी निवेश जो यहाँ दिख रहा है, एक मिनट, ये जो क्या गया, ये जो निजी निवेश है यहाँ, इसमें घरेलू और विदेशी दोनों शामिल होता है, क्योंकि इसमें जो होता है, ये जो निजी कंपनी होती है विदेश में भी पैसा देती होगी क्या, देती ही है। निजी निवेश और विदेशी निवेश दोनों को शामिल किया जाता है। जहां घरेलू निवेश में परिवार और निजी कंपनी के निवेश को शामिल करते हैं, वहीं विदेशी कंपनी में एफपीआई और एफडीआई को शामिल किया जाता है जो देश के घरेलू सीमा के बाहर से प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। एफडीआई जो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वह विदेशी निवेश होता है जो दीर्घकालिक होता है, जो देश के आधारभूत संरचना में निवेश होता है। इसके बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे, ये तो बस बताने के लिए। ये दीर्घकालिक होता है। एफपीआई ये दीर्घकालिक होता भी, और इसको माना ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना पे, ये तो लिखा भी है, आधारभूत संरचना में निवेश किया जाता है। एफपीआई वह विदेशी निवेश जो अल्पकालिक होता है तथा देश के शेयर बाजारों में निवेश होता है। इसके बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। सकल निवेश, सार्वजनिक निवेश, सकल निवेश जो होता है जिसमें सार्वजनिक निवेश और निजी निवेश, क्योंकि विदेशी निवेश उसमें नहीं डाला जा सकता है ना, और सकल निवेश दर में भी वही बात है, सार्वजनिक सकल निवेश डिवाइड जीडीपी इंटू 100, जैसे उस बार उसमें निकाले थे। ये सिर्फ आपको सोच जानने से मतलब, उतना इसका जरूरत पड़ेगा नहीं कभी, बस जान लीजिए। भारत का वर्तमान में सकल निवेश दर लगभग 30% है। वर्तमान में सरकार
ये भी याद रखने की जरूरत नहीं, ये बदलता रहता है, हालांकि अभी फिलहाल यही है। वर्तमान में सरकार समृद्धि दर को बढ़ाने के में बचत की तुलना में निवेश को बढ़ाने पर जोर दे रही है। बचत की तुलना में, बचत क्यों? अगर बचत करेंगे तो उसमें क्या होगा, भौतिक बचत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए बचत पे कम और निवेश पे ज़्यादा जोर दे रही है। क्योंकि बचत को बढ़ाने पर यह सुनिश्चित नहीं होता है कि वित्तीय बचत में वृद्धि होगा, बल्कि संभावना भौतिक बचत के बढ़ने की अधिक है, जो अर्थव्यवस्था में काले धन को बढ़ावा दे सकता है। इसलिए सरकार बचत की तुलना में हमेशा निवेश को बढ़ाने पर जोर दे रही है। ठीक। पूंजी निर्माण किसी भी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समयावधि में होने वाले अतिरिक्त पूंजी या क्षमता निर्माण को पूंजी निर्माण कहा जाता है। अतिरिक्त पूंजी किसी भी अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त पूंजी, जैसे 1 जनवरी 2023 को अर्थव्यवस्था में मशीन का कुल मूल्य, मतलब कोई भी मशीन नहीं मानिए, मान लीजिए कि भारत के पास 100 रुपया का पूंजी है, ठीक, और 1 जनवरी 2024 को अर्थव्यवस्था में कुल मशीन, वही मान लीजिए सरकार है, भारत में इतना है, बाद में बढ़ के हो गया 1 करोड़ 40 लाख, ठीक, नहीं 1 करोड़ 40 नहीं, 100 करोड़ है, ये 140 करोड़ है, ठीक, 140 करोड़। तो अतिरिक्त 40 करोड़ जो हुआ उसे कहते हैं पूंजी निर्माण। इसी प्रकार मानव में ज्ञान, कौशल, विकास और शिक्षा के द्वारा होने वाले अतिरिक्त क्षमता निर्माण को भी पूंजी निर्माण कहा जाता है। पूंजी निर्माण 2 प्रकार के, भौतिक पूंजी निर्माण और मानव पूंजी। जब अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त पूंजी या संपत्ति का निर्माण होता है तो उसे भौतिक पूंजी कहते हैं, अतिरिक्त वही जो 40 करोड़ था। जबकि मानव में ज्ञान कौशल ज्ञान कौशल द्वारा जब अतिरिक्त क्षमता का निर्माण होता है तो उसे मानव निर्माण कहा जाता है। यह अगोचर या अदृश्य होता है। एक मिनट, कहाँ पे थे? यहाँ पे थे। जब अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त पूंजी या संपत्ति का निर्माण होता है तो उसे भौतिक पूंजी निर्माण कहते हैं। जबकि मानव में ज्ञान कौशल द्वारा जब अतिरिक्त क्षमता का निर्माण होता है तो उसे मानव पूंजी कहा जाता है। यह अगोचर या अदृश्य या अमूर्त होता है, जबकि भौतिक पूंजी निर्माण दृश्य, गोचर या मूर्त होता है। जब भौतिक पूंजी दृश्य होता है, ज्ञान जो होता है दिखता थोड़ी है ज्ञान है, वह गोचर होता है, ये मतलब है इसका। अब देखते हैं मूल्यह्रास। इसका अर्थ टूट फूट या घिसावट होता है। मूल्यह्रास मूल्यह्रास के मूल्यह्रास वस्तु के मूल्य को कम करता है। इसे हमेशा घटाया जाता है, अर्थात सकल से निवल की प्राप्ति में मूल्यह्रास होता है, को घटाया जाता है, सॉरी। ग्रॉस जो होता है 100 रुपया हुआ, मूल्यह्रास 10 रुपया, तो नेट निवल हो गया 90। भौतिक पूंजी का मूल्यह्रास होता है जिसे कम या रोका नहीं जा सकता है। मानव पूंजी का मूल्यह्रास अवश्य होता है जिसे ज्ञान, कौशल और शिक्षा के द्वारा रोका। ये जो हुआ मानव पूंजी में भी मूल्यह्रास होता है। जैसे आप अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, छोड़ दिए पढ़ाई, तो बाजी में भूल जाइएगा, वही होगा। पूंजी निर्माण GCF, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, सकल पूंजी निर्माण। ये 2 प्रकार के होते हैं, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, सकल पूंजी निर्माण। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे सकल पूंजी निर्माण के बारे में। इसका 2 प्रकार होता है, स्टॉक और GFCF। सकल पूंजी निर्माण बराबर स्टॉक प्लस GFCF, इसके बारे में पढ़ते हैं अब। सकल में पहला स्टॉक में होता है कच्चा माल, मध्यवर्ती माल और अंतिम माल। जैसे गेहूं से आटा, आटा से ब्रेड। गेहूं हो गया कच्चा माल, आटा हो गया मध्यवर्ती माल और ब्रेड हो गया अंतिम वस्तु, ठीक। ये अस्थायी होता है। GDP का 30% होता है GFCF। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, सकल अस्थायी पूंजी निर्माण। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। वर्तमान में भारत का GFCF लगभग GDP का 30% है। सामाजिक पूंजी
ये तो बस ऐसे ही पढ़ाया गया, पढ़ लिए थे हम लोग, कोई ज़रूरत नहीं है इसका। यह मानव पूंजी का ही एक भाग है होता है। यह समाज में आपसी भरोसे, मित्रवत संबंध, सामंजस्य, सौहार्द्रता पर आधारित होता है। यह अगोचर या अमूर्त होता है। ये जो है जीएफसीएफ, आगे पढ़ेंगे बहुत बढ़िया से इसको। सामाजिक पूंजी हो गया, बचत या निवेश और पूंजी निर्माण के संबंध। देखिए, अगर आप बचत कीजिएगा, बचत बढ़ेगा तो निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो उत्पादक क्षमता बढ़ेगा, उत्पादक क्षमता बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो आय बढ़ेगा, फिर जब आय बढ़ेगा तो फिर पूंजी, फिर निवेश होगा, उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी में समृद्धि दर बढ़ेगा। पूंजी निर्माण के लिए यहाँ पे ये पूंजी निर्माण के लिए शर्तों का होना आवश्यक है। बचत का सृजन हो, बचत का संग्रह हो, बचत का निवेश हो। पूंजी उत्पाद उत्पाद अनुपात COR, कैपिटल आउटपुट रेशियो, विद्यमान पूंजी उत्पाद अनुपात ICOR, इंक्रीमेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो, इसके बारे में पढ़ते हैं। पूंजी उत्पाद अनुपात पूंजी और उत्पाद के अनुपात को प्रदर्शित करता है। पूंजी बट्टे उत्पाद, पूंजी उत्पाद अनुपात पूंजी की उत्पादकता को बताता है। आगे पढ़ते हैं, समझ बताते हैं इसके बाद। पूंजी की उत्पादकता, इसका अर्थ है कम पूंजी लगाकर ज़्यादा उत्पादन करना। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ, ये पूंजी हुआ, ये उत्पादन हुआ। आप पूंजी 1 लगा रहे हैं और उत्पादन 1 हो रहा है, तो 1/1 × 100 मतलब 100% आपको पूंजी उत्पाद हो रहा है, ठीक, 100%। लेकिन अगर आप पूंजी 2 लगा रहे हैं, उत्पाद 1 हो रहा है, तो ये जो है जितना बढ़ेगा, मतलब 100% है, तो मतलब बराबर हो गया। जितना ये बढ़ेगा, 200 हो गया, तो 200 होना गलत है, क्योंकि आप पूंजी 2 लगाए हैं, पैसा मिल 1 रहा है, तो 2/100 × 100 करेंगे, 200 पूंजी की उत्पादकता। उत्पादकता कम है, मतलब आप रुपया ज़्यादा लगा रहे हैं, उत्पादकता कम हो रही है। आप मतलब 100 रुपया लगा रहे हैं और आपको 50 रुपया का उत्पादन हो रहा है, इसका ये मतलब हुआ। अब अगर आप 1 रुपया लगा रहे हैं और 2 रुपया 2 उत्पाद हो रहा है, मतलब 1/2 × 100 मतलब 50%, मतलब आप पूंजी कम लगा रहे हैं, उत्पादकता उससे दोगुना हो रही है। तो मतलब ये जितना कम होगा उतना अच्छा। ये जीरो कभी नहीं हो सकता है। जीरो इसलिए कभी नहीं होगा क्योंकि कभी भी आप पूंजी 1 लगाएंगे तो 1 ना 1 तो मिलेगा, ये 1 ही होगा, 1 से कम नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आप 1 से कम लगाए, तो ऐसा है कि आप जीरो पूंजी लगाए, उत्पादन 1 हो गया, ऐसा हो सकता है? पूंजी लगाइएगा तभी उत्पादन, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप कुछ नहीं लगाएं और पूंजी उत्पाद हो जाए। इसलिए आगे पढ़ते हैं, इसके लिखा होगा 1/2 इसमें सबसे बेहतर है क्योंकि यह अधिक पूंजी की उत्पादकता को प्रदर्शित करता है। वहीं 2:1 सबसे अधिक है, किंतु यह कम पूंजी उत्पादक को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार पूंजी उत्पाद अनुपात और पूंजी की उत्पादकता में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। इसका अर्थ, पूंजी उत्पादन अनुपात बढ़ता है तो पूंजी की उत्पादकता कम होती है, तथा पूंजी उत्पाद अनुपात कम होता है तो पूंजी की उत्पादकता बढ़ती है। पूंजी उत्पाद अनुपात कभी शून्य नहीं होगा, जो हम बताएं। शून्य कैसे हो जाएगा, बता तो दिए। नहीं हो सकता है। यह या तो 1 से अधिक होगा या 1 से कम होगा। 1 से कम का ये मतलब हुआ, जैसे ये 50% है तो 1 से ये कम हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 से ज़्यादा हो गया, ठीक ना। पूंजी उत्पाद अनुपात कभी शून्य होगा, यह या तो ठीक अर्थव्यवस्था। यदि यह 1 से अधिक है तो यह अर्थव्यवस्था के लिए खराब होगा, क्योंकि पूंजी की उत्पादकता यहाँ कम होती है। पूंजी उत्पाद अनुपात जितना कम होगा, व्यक्ति या कंपनी की साख क्षमता उतनी ही बेहतर होगी। अब ICOR, विद्यमान पूंजी उत्पाद अनुपात, यह अतिरिक्त, ये सेम उसी तरह है, बस मान लीजिए ना कि अगर अब 100 रुपया, इसका आपको बता रहे हैं ठीक से, तब पढ़ते हैं इसको। जैसे आप नॉर्मल 100 रुपया लगाए, ठीक, 100 रुपया में आप 150 बनाए कोई प्रोडक्ट, मान लिया जाए 150 में। अचानक पता चला कि
अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ गया, मांग गया बढ़, ठीक। अब मांग हो गया 200 का, ठीक। आप क्या किए, इसमें 105 रुपया, 100 तो था ही, उसमें 5 रुपये एक्स्ट्रा ये कर दीजिए। उसमें 5 रुपया मान लीजिए एक्स्ट्रा कर दिया, तो इससे हुआ क्या, 1 मिनट, 5 रुपये एक्स्ट्रा किए। अब 5 रुपये एक्स्ट्रा किए तो आपको 200 पुराना था तो हो गया 50, तो 5 रुपया लगाए। तो ये जो हुआ ना अतिरिक्त, ये कम भी हो सकता है। कैसा हो सकता है कि आप 50 बनाने के लिए 60 लगा दिए, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे जो 60 लगाइएगा ये 1 से अधिक हो जाएगा, 50 5 लगाइएगा तो 1 से कम हो जाएगा। जैसे देखिए 5 लगाए, 50 हुआ, इंटू 100 होगा, यहाँ से 2 5 10% हो गया, तो ये 1 से कम हो गया है, ठीक। इसी तरह आप अगर पढ़ के समझ जाइएगा। ICOR, जितनी अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है उसके अनुपात ICOR कहा जाता है। COR और ICOR में अंतर, COR कुल उत्पादक को प्रदर्शित करता है। ICOR जो होता है एक अतिरिक्त मतलब उसके लिए अलग से जो एक्स्ट्रा लगा अचानक मांग बढ़ने से प्रदर्शित करता है। ICOR का कम होना किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर होता है। कम होना वही कि कम रुपया में ज़्यादा लगा दिए, सेम वही बात है, बस अतिरिक्त करना पड़ गया अचानक मांग बढ़ने से। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर होता है। कम ICOR अधिक पूंजी की उत्पादकता को प्रदर्शित करता है। ICOR शून्य हो सकता है, या तो शून्य हो सकता है। शून्य होने का यहाँ पे मेन कारण ये हुआ कि हो सकता है कि आप उतने पैसा में एक्स्ट्रा उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो इन्वेस्ट आप किए हैं ना। COR में जब निकाले थे उसमें 100 रुपया किए थे, हो सकता है COR में 150 हो तो कुछ हिसाब किए, 150 से 70 पूरा लिए, मतलब पूरा हो गया। ये शून्य, ये भी शून्य नहीं, सॉरी, ये भी शून्य नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें भी अतिरिक्त के लिए तो एक्स्ट्रा लगेगा ही। सॉरी, कहाँ ध्यान था मैं, पता नहीं। 1 से कम ICOR अर्थव्यवस्था के लिए अधिक बेहतर होता है, क्योंकि यह अधिक पूंजी की उत्पादकता प्रदर्शित करता है। ICOR के कम होने पर व्यक्ति और फर्म की साख क्षमता बढ़ती है। ICOR कम होने से वही बात है, कम पैसा में ज़्यादा उत्पादन कर रहा है। वर्ष 2011 से 14 तक भारत का COR या ICOR लगभग 5.5 था। 2014 से 19 में यह घटकर 4.5 रह गया। किसी भी अर्थव्यवस्था में COR या ICOR के बढ़ने के 3 प्रमुख कारण हो सकते हैं। अत्याधुनिक आधारभूत संरचना, वही रोड अगर अच्छा रहेगा तो पैसा कम लगेगा, मतलब पूंजी कम लगेगा, अब यातायात साधन सही रहेगा, ठीक रहेगा। श्रमिकों की कौशल विकास का अभाव, श्रमिकों में कौशल, इसका बढ़ने का कारण बता रहा है। अत्यधिक, क्या लिख दिया, किसी भी अर्थव्यवस्था में COR की 3 पर बढ़ने के, अच्छा बढ़ने के, हम अब घटने के बता रहे हैं। मतलब अत्यधिक जो है अवसंरचना नहीं है, कौशल विकास का अभाव है, पर्याप्त उद्योग का अभाव है, वही घटने का, इसका उल्टा हो जाएगा। अत्याधुनिक आधारभूत संरचना है, कौशल विकास अच्छा है, पर्याप्त उद्योग है, अभाव की जगह अभाव हटा दो तो उसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ बढ़ते जगह, यहाँ बढ़ने जगह घटना लिख देंगे। सरकार द्वारा देश में COR या ICOR को कम करने के उपाय, आधारभूत संरचना में निवेश में वृद्धि कर अत्याधुनिक अवसंरचना निर्माण पर जोर, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के द्वारा श्रमिकों के कौशल विकास पर जोर, ठीक। वही आप देखते हैं, वो जो ये पढ़े हुए थे MSME, इसमें भी वही बात है, को बढ़ावा देने का प्रयास। MSME के बारे में आगे अच्छा से पढ़ेंगे, बहुत जगह आएगा। बचत, समृद्धि दर और COR या ICOR में संबंध, अर्थशास्त्री हेराल्ड डोमर, ये याद रखिएगा, द्वारा किसी भी अर्थव्यवस्था में समृद्धि दर को ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र हैं। निम्न सूत्र ये हैं, ग्रोथ रेट या समृद्धि दर बटे S और C। S बटे C मतलब ग्रोथ सेविंग, और COR या ICOR। ग्रोथ रेट माना भारत में S सेविंग 30% है, COR या ICOR मतलब 4 है, ठीक। अभी फिलहाल यही है।
तो जी बराबर हो जाएगा 30/4, 7.5। इसके बाद अच्छा से पढ़ते हैं अभी। समृद्धि दर को बढ़ाने के लिए केवल बचत दर को बढ़ाना पर्याप्त नहीं होता है। बचत दर जैसे कि आप 30 यहाँ पे लिखा हुआ है, 30 जो सेविंग हुआ, और COR जो है या SOR जो यहाँ बटे C लिखा हुआ है, यहाँ 4 है। अगर ये 30 है ऊपर में, 7.5 चलो मान लिए, अगर यहाँ पे 8 हो जाएगा तो, अगर ये 8 हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हो सकता है यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा 7.5 की जगह पे। इसलिए यहाँ पे लिखा है बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा, इसके लिए CO और ISOR को कम करना आवश्यक है। जैसे माना S 30% से बढ़कर 60% हो गया, चलो सेविंग्स मान लिया बढ़ भी गया, ठीक, और COR भी साथ में बढ़ जाए, जैसे COR 8 हो जाए तो क्या होगा, वही बात हो गया, 7.5 ही रह जाएगा। COR जितना कम होगा उतना अच्छा है। आर्थिक उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी अधिक पूंजी उत्पादन, देखिए इसके होते हुए भी अधिक पूंजी उत्पादन अनुपात होने के कारण उच्च समृद्धि दर में परिणामित नहीं हुआ। मतलब कि ये बचत बढ़ा तो COR ISOR भी बढ़ गया, कोई फायदा नहीं हुआ, उतना ही बात रह गया। अतः केवल पूंजी उत्पाद अनुपात को बढ़ान को COR या ISOR को कम करके उच्च समृद्धि दर को बढ़े, जैसे यहाँ पे 30 है वहाँ पे 2 हो गया तो 15 हो गया। मतलब इसका ये हुआ कि जहाँ 7.5 उत्पाद हो रहा था, ये जो जी मतलब क्या है, ग्रोथ रेट 7.5 हो रहा था, लेकिन जब बचत वही रह गया, लेकिन उत्पाद अनुपात बढ़ गया, मतलब 1 रुपया में 5 उत्पाद हो रहा है, वहीं पे 1 रुपया में अब 10 होने लगा। वो जो COR यही ना प्रदर्शित करता है, उत्पाद अनुपात बढ़ता है, तो ये 15% हो गया। अब गिग अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के अन्य प्रकार। गिग अर्थव्यवस्था है जहां रोजगार प्रोजेक्ट आधारित होता है। यह प्रोजेक्ट व्यक्ति की कार्य कुशलता, शैक्षणिक योग्यता और दक्षता के आधार पर किया जाता है। प्रोजेक्ट को निर्धारित समय पर पूरा करना पड़ता है तथा प्रोजेक्ट पूरा होने पर संबंधित व्यक्ति या श्रमिक को भुगतान कर दिया जाता है। इस प्रकार नियोक्ता और श्रमिक में भुगतान पश्चात कोई संबंध नहीं होता। ये देखिए गिग अर्थव्यवस्था ये हुआ जैसे आप फ्लिपकार्ट वाला कोई डिलीवरी बॉय हुआ, जोमेटो वाला हुआ, और क्या कहते हैं ओला उबर जो भी हुआ, जैसे ओला उबर वाला आप गाड़ी पे बुक किए, बैठे उस पर, ठीक, बैठने के बाद क्या होता है, पहुंचाया आपको, समय पर पहुंचाया, समय पर नहीं पहुंचाएगा तो आप बुक ही नहीं कीजिएगा, समय पहुंचाता है उसका तो यही तो गारंटी है। समय पर पहुंचाया, पहुंचे गए, पैसा दिए, इसके बाद ना ही आपको वो जानता है ना ही आप उसको जानते हैं। यहाँ पे वही है, एक प्रोजेक्ट था उसके लिए, बस इतना ही। प्रोजेक्ट पूरा होने के संबंध में कोई संबंध नहीं होता है, कोई संबंध नहीं होता, ठीक। तथा नियोक्ता द्वारा श्रमिक को कोई भी सामाजिक सुरक्षा, आप उसको कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं देते हैं। कुछ हो जाएगा उसके गाड़ी में तो आप थोड़ी दीजिएगा, या कोई नहीं देगा, उसको खुद को करना पड़ेगा। गिग अर्थव्यवस्था में कोई भी श्रमिक एक साथ एक से अधिक प्रोजेक्ट पर कार्य कर सकता है। भारत में गिग अर्थव्यवस्था का आकार तेजी से बढ़ रहा है। गिग अर्थव्यवस्था 2 प्रकार का होता है। पहले देखिए, एक साथ कई कार्य इसलिए कर पाते हैं क्योंकि देखिए जोमेटो में भी काम कर रहा है, फ्लिपकार्ट में भी काम कर रहा है, ओला उबर में भी एक साथ काम कर सकता है, उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके लिए। ये 2 प्रकार, प्लेटफॉर्म आधारित अर्थव्यवस्था और गैर प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म में हो जाता है ये, जैसे मोबाइल, जोमेटो सबके लिए क्या होता है, मोबाइल की जरूरत होती है। और ये जो गैर प्लेटफॉर्म आधारित है, तो ऐसा काम जैसे कि आप घर में किसी को दिहाड़ी मजदूरी पे रखे, काम किया, गया, काम करके जितना दिन की काम करवाए के गया, पैसा दिए, बात खत्म, उसे वो हो गया गैर प्लेटफॉर्म आधारित। जिसमें प्रोजेक्ट के लिए मोबाइल ऐप या इंटरनेट का उपयोग होता है, उसे प्लेटफॉर्म आधारित कहा जाता है। जहां ओला उबर जैसे, जहां पारंपरिक रूप से कोई श्रमिक दिहाड़ी या स्वरोजगार में हो, उसे गैर प्लेटफॉर्म आधारित कहा जाता है। भारत में गिग अर्थव्यवस्था में अधिकांशतः असंगठित क्षेत्र, वही जो कल पढ़े तो असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार 2023 में आया था, जो आया है वो बता रहे हैं। नंबर 1 में, भारत में गिग अर्थव्यवस्था में वर्तमान में लगभग 77 लाख श्रमिक कार्यरत हैं। इसमें लगभग 47% श्रमिक मध्य कुशल वाले कार्य और 22% श्रमिक अत्यधिक कुशल वाले कार्य और 31% सबसे कम कुशल वाले कार्य में कार्यरत हैं। जो ये डायग्राम है यहाँ पर,
गिग अर्थव्यवस्था में 2019 से 2022 तक लगभग 8 गुना युवा लोगों की भागीदारी बढ़ी है। गिग अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी में तेजी से वृद्धि हुई है। महिला इसलिए इसमें वृद्धि है क्योंकि घर बैठा होता है, काम करते रहती है, जो वर्ष 2018 में 18% से बढ़कर 2022 में लगभग 2 गुना हो गया, 36 गुना हो गया है। इसका कारण अधिकांशतः महिलाएं मन मुताबिक कार्य की तलाश करती है, जैसे घर से काम करना, बिना समय के पाबंदी में काम करना, पार्ट टाइम जॉब करना इत्यादि, जो उन्हें आसानी से गिग अर्थव्यवस्था में प्राप्त होता है। निम्न आय वाले, मध्य आय वाले और उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था। विश्व बैंक द्वारा यह वर्गीकृत किया जाता है कि विश्व बैंक इसके लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करता है। प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, मतलब किसी देश का कुल राष्ट्रीय आय मतलब जीडीपी बटे कुल जनसंख्या। विश्व बैंक प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए एटलस पद्धति का उपयोग करता है, जिसे डाल्टन, ये याद रखिए, एटलस पद्धति का उपयोग कौन करता है? जिसे डाल्टन मूल्य पर निकाला जाता है। एटलस पद्धति को डाल्टन मूल्य पर निकाला जाता है। इसका वर्गीकरण प्रति वर्ष किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय और वर्गीकरण $10,185 से कम प्रति व्यक्ति आय को निम्न आय वाले का, जिसमें चांद, नाइजर, चांद जो है विषुवती रेखा पे आता है, नाइजर भी आता है, नाइजर इत्यादि इनके अविकसित देश भी, इन्हें अविकसित देश भी कहा जाता है। फिर 10,186 से $4,255 से कम को मध्य आय वाले देश कहते हैं। निम्न आय वाले जैसे भारत, प्रति व्यक्ति आय 2400 है, इसका 2400 है। इसे विकासशील देश भी कहा जाता है। अब देखिए इसी में वर्गीकरण है। और 4256 से 13,205 के बीच में जो देश आ गए उसे उच्च मध्य आय वाले कहते हैं, जैसे चीन, रूस, ब्राजील। इसे उच्च विकासशील देश की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और $13,205 से अधिक को उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जापान। ये जो है, चीन भी एक तरह से विकसित हो चुका है, लेकिन फिर भी विकासशील में रहना चाहता है। आप पढ़ते हैं चक्रीय अर्थव्यवस्था। चक्रीय अर्थव्यवस्था रेखीय अर्थव्यवस्था की चुनौती को दूर करने में सहायक होता है। रेखीय अर्थव्यवस्था जो होता है, लाइनर इकोनॉमी, यह अर्थव्यवस्था वस्तु के क्रय, उपयोग और फेंको की अवधारणा पर आधारित है। वस्तु क्रय किए, उपयोग किए और फेंक दिए। रेखीय अर्थव्यवस्था की चुनौती, यह संसाधनों, ये देखिए वस्तु को फेंके बोला क्या मामला है, जैसे आप पानी लिए, पिए, बोतल फेंक दिए, बात खत्म। ये है लाइनर। यह संसाधनों के बर्बादी या अपव्यय को बढ़ावा देती है। यहाँ कचरा प्रबंध को लेकर चुनौती, वही फेंक दिए तो कचरा फैल रहा है उससे। यह पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा देता है। रेखीय अर्थव्यवस्था की उपयुक्त चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा वर्तमान में चक्रीय अर्थव्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। चक्रीय अर्थव्यवस्था संसाधनों के पुनर्चक्रण और पुनर्उपयोग की अवधारणा पर आधारित है। ठीक, ये जो रेखीय अर्थव्यवस्था है, जहाँ चक्रीय, फिर देखिए चक्रीय में क्या हुआ, वस्तु खरीदे, उपयोग किए, फिर पुनर्उपयोग किए और पुनर्चक्रण के हो गया, मतलब चक्रीय हो गया। देख रहे हैं, चक्रीय है। चक्रीय अर्थव्यवस्था 3R की अवधारणा पर आधारित है। ट्रिपल R, रिसाइकल, रियूज, रिड्यूस, डिग्रेडेबल। ये शायद क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, भूल रहे हैं इसका हिंदी। कचरा और प्रदूषण को कम करना। इस प्रकार चक्रीय अर्थव्यवस्था द्वारा सतत विकास को प्राप्त करने, सतत विकास का मतलब हर जगह विकास हो। सतत विकास मतलब पर्यावरण भी बचे, प्रदूषण भी नहीं हो, ऐसा ही होता है इसका मतलब। आगे पढ़ते पढ़ते बहुत कुछ जानेंगे। प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। यह न केवल संसाधनों के कुशलतम उपयोग को बढ़ावा देता है, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण को भी कम करता है। सतत विकास पर्यावरणीय अनुकूल अवधारणा है। यह ऐसे
विकास है जहां वर्तमान में परंपरागत संसाधन जैसे कच्चा तेल, कोयला का इस प्रकार कुशलतम उपयोग को बढ़ावा देता है जिससे न केवल वर्तमान में आवश्यकता की पूर्ति होते हुए विकास होता है, बल्कि भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधन सुरक्षित रहते हैं। अब देखते हैं अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जिस पर भारत आजकल बहुत जोर दे रहा है। वर्तमान में भारत समेत विश्व के अनेक देश अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था पर अधिक जोर दे रहे हैं। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था से अभिप्राय है अंतरिक्ष में अनुसंधान, विकास, उपग्रह को कक्षा में स्थापित करना, प्रक्षेपण यान का स्वदेशी निर्माण, अंतरिक्ष में तकनीक सहायता और अंतरिक्ष पर्यटन। इस सबसे क्या होगा? पूंजी का निर्माण होगा, इसलिए सरकार इस पर ध्यान दे रही है। वर्ष 2022 में भारतीय अंतरिक्ष संघ ISA और क्या है ईस्ट एंड यंग के सहयोग से प्रकाशित रिपोर्ट में यह कहा गया कि वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 9.6 बिलियन डॉलर, जो वर्ष 2025-26 तक बढ़कर 30 से 40 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। वर्तमान में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी मात्र 2% है, जबकि अमेरिका की लगभग 52%। सरकार का लक्ष्य है कि इसे 2% से बढ़ाकर 8% किया जाए। इस प्रकार अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में वर्ष 2025-26 तक भारत के GDP को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने में बड़ी भूमिका निभाई जा सकती है। अब कल पढ़ेंगे खाद्य सुरक्षा। आज इतना ही, धन्यवाद।